सीजीवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भास्कर मिश्र। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी। शैलेश नितिन त्रिवेदी की राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां तक पहुंचते हैं, इन यात्रा में कितने लचक आए, कितने मोड़ आए, किन किन मोड़ों से यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैलेश नितिन त्रिवेदी किसी नाम के मोहताज नहीं है। बहुत करीबी रहे नंद कुमार पटेल, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी के भी मीडिया सलाहकार के रूप में इनका नाम हमेशा चर्चा में रहा। वर्तमान में शैलेश नितिन त्रिवेदी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन हैं, बिलासपुर प्रवास पर हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। त्रिवेदी जी नमस्कार। ये बड़ा सिंपल सी बात आती है कि राजनीति में एक एकेडमिक व्यक्ति राजनीति में कैसे एकाएक चले आया। पढ़ाई लिखाई में बचपन से रुचि रही। हमारे समय में पूरे मध्य प्रदेश में 1000 लोग ही इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होते थे जी। मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब NIT है इसमें भर्ती हुआ तो स्वाभाविक रूप से अपने अंकों के कारण। लेकिन राजनीति में रुचि बचपन से रही। बलौदाबाजार हाई स्कूल में उप शाला नायक, शाला नायक, NCC में CSM, रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव UR जैसे पद मैंने छात्र जीवन में चुनाव लड़कर प्राप्त किए। इंजीनियरिंग के बाद केयूर भूषण जी, स्वर्गीय केयूर भूषण जी की प्रेरणा से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। जब अजीत जोगी जी राजनीति में आए तो वे भी इंजीनियर थे, तो उनके साथ लगाव हो गया। संपर्क हुआ। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तब वो रायपुर के कलेक्टर थे। उनके साथ जुड़ा, उनके साथ रहा। मैंने अजीत जोगी जी को नहीं छोड़ा, वे कांग्रेस छोड़कर चले गए। उनके कांग्रेस छोड़कर चले जाने के बाद स्वाभाविक रूप से राजनैतिक संबंध समाप्त हो गए। उनके प्रति आदर का भाव था और है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद मेरा उनसे कोई राजनीतिक संपर्क नहीं रहा। त्रिवेदी जी, हम इस दिशा में थोड़ा लेट चलेंगे, अंतिम समय चलेंगे कि जोगी जी से दूरियों का कारण क्या है, नंद कुमार पटेल से नज़दीकियों का कारण क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान कहाँ था और वहाँ से आप इस कैनवास तक कैसे पहुँचे। मैं बलौदाबाजार के पास एक छोटा सा गांव है पहंदा। पहंदा में मेरे पिता कृषक, माता गृहिणी। माता पिता दोनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और मुझे भी हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी ही प्रेरणा से मैं शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ा। राजनीति में भी अगर स्थान बना पाया तो मैं इसे अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मानता हूँ। हमारे बलौदाबाजार की जो धरती है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की गिरौदपुरी, वीर नारायण सिंह की सोना खान, कबीर साहब का दामाखेड़ा हमारे बलौदाबाजार जिले में ही स्थित है। और स्वाभाविक रूप से इस जिले में पलने बढ़ने के कारण, शिक्षा प्राप्त करने के कारण मेरा यह मानना है कि ये संस्कारों का ही प्रतिफल है। अजीत प्रमोद जोगी से संपर्क आप मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ कि शिक्षा काल में ही हो गया? जब वे रायपुर कलेक्टर थे उस समय हम लोगों के यहाँ एक छात्र की मौत ट्रक एक्सीडेंट में हो गई थी और जोगी जी ने कलेक्टर रहते हुए उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों पे लाठियाँ जलवाई थी। और हम लोग रोज़ उस समय नेशनल हाईवे कॉलेज के सामने से जाता था, एक न एक ट्रक रोक के रोज कलेक्ट्रेट पहुंचा करते थे और जोगी जी के खिलाफ खूब नारेबाजी किया करते थे। और इत्तेफाक की बात है कि आप फिर बाद में उनके निज सचिव मीडिया सलाहकार बन गए। तो ये कैसे, वो क्या भूले नहीं या राजनीति में ऐसा सब कुछ चलता है? नहीं, मैं जोगी जी का सलाहकार कभी नहीं रहा। बहुत नजदीकी रहे आप लोग, ऐसा तो मैं उनके परिवार के सदस्य की तरह रहा। मुझे उन्होंने पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया था। उसके पहले वे स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें मीडिया में उनसे सीखी और योगी जी के प्रति पूर्ण आदर भाव है
मेरा तो आज भी यह मानना है कि उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़ना था। उनका कांग्रेस छोड़ना उनके लिए निजी तौर पर भी नुकसानदेह साबित हो। तब तो ये भी जानते होंगे कि अगर कांग्रेस छोड़े हैं तो कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। मेरा एक कारण होगा, बहुत से कारण रहे होंगे। उन कारणों के बारे में ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हें जो भी मिला था वो स्वयं इस बात को कहते थे कि मैं कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, एसपी बना, राज्यसभा सदस्य बना, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना, मुख्यमंत्री बना, तो कांग्रेस के कारण उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़ना था। यानी बैक में क्या हुआ है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है छोड़ने को लेकर? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल के बीच में कोई पुस्तक लिखूं अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों के बारे में। अभी कुछ कहना उचित नहीं। उनकी आत्मकथा तो पढ़े होंगे आप? हाँ, मैंने पढ़ा है। इसका और कारण भी बताए हैं कि आप वर्तमान मुख्यमंत्री आखिर क्यों उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखते हैं? मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया गया। उनके घर की 5-6 बार नपाई हुई, उनके ज़मीनों की नपाई हुई, धान का पैसा उनके खाते में, उस परिवार की जिसकी आय का एकमात्र साधन कृषि है, ऐसे व्यक्ति को धान का पैसा मिलने से रोका गया। उनकी स्वर्गीय माताजी को, उनकी पत्नी को ईओडब्ल्यू में जाना पड़ा। स्वयं भूपेश बघेल जी को सीडी कांड में जेल भेजा गया। उस सीडी के लिए जो सीडी रमन सिंह सरकार के द्वारा बनवाई गई थी, रमन सिंह सरकार के डीपीआर के द्वारा बंटवाई गई थी, उस सीडी के लिए भूपेश बघेल जी को जेल जाना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर वे पैदल चले। यानी ये माना जाता है, ये माने हम कि जोगी और भाजपा के बीच में अच्छा गठबंधन हो गया था, इसीलिए ये सब घटनाक्रम तेजी से हुआ। मेरा यह मानना है कि भूपेश बघेल जी ने वो निर्णायक लड़ाई लड़ी और उन्हें दोष ठहराना, मेरा यह मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी रहती हैं। भूपेश बघेल जी ने उस निर्णायक लड़ाई की अगुवाई की और उन्हें इस मामले में दोषी ठहराने को मैं उचित नहीं मानता। त्रिवेदी जी, एक चीज, 2 सवाल एक साथ कूद रहे हैं। पहला सवाल तो मैं ये कर लूँ कि जोगी जी के बहुत करीब रहे, माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है उनके बहुत नज़दीक हैं, नंद कुमार पटेल के भी करीब रहे, लेकिन कभी आपको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई? जो व्यक्ति कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और इंजीनियरिंग कॉलेज तक चुनाव लड़ता रहा, उस व्यक्ति की चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों नहीं होगी? विधानसभा में एक फ्रंट लाइन का नेता हो जाता है जब विधानसभा लोकसभा की बात होती है। देखिए, जब आप किसी पार्टी के सदस्य हैं तो उस पार्टी का निर्णय आपके लिए अंतिम होता है। मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कभी किसी दूसरे राजनीतिक दल के बारे में सोचा भी नहीं। कभी कांग्रेस के खिलाफ कहीं किसी स्तर पर किसी चुनाव में कहीं मेरी कोई सहभागिता नहीं रही। टिकट के लिए निराश होने के बावजूद, सत्ता केंद्र के बहुत नज़दीक रहने के बावजूद, मेरे लिए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के प्रति निष्ठा सिर्फ कांग्रेस के प्रति निष्ठा नहीं है, वो देश के भी प्रति निष्ठा है, देश के लोगों के प्रति भी निष्ठा है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति भी निष्ठा है। कांग्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। मसला गंभीर होता जा रहा है। आप थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, जोगी जी फिर से छूट रहे हैं, फिर से उनको हम बीच में ला रहे हैं। झीरम कांड में कितनी सच्चाई लगती है? मामला कोर्ट में है, हम जान रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बहुत बैकफुट में हैं। आप मंतूराम मामले में भी बैकफुट में हैं। जांच की बात हो रही है, उसका भाजपा विरोध कर रही है। झीरम कांड में भी आपका मामला आगे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। तमाम चीज़ें आपका विरोध भी चलकर अजीत जोगी से आया है और आप भी बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। क्या है जांच, ये कैसा चल रहा है? क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया में जांच में कोई संदेह लग रहा है क्या? झीरम में हम लोग किसी प्रकार से बैकफुट में नहीं हैं। झीरम में कोई बैकफुट में है तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2000 अभी
जो विगत चुनाव हुए 2014 के 2014 के पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब मोदी जी चुन के आए थे, उस समय मोदी जी ने धमतरी की सभा में कहा था, मैं स्थान सहित बोल रहा हूँ, वर्ष सहित बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार जीरम के गुनहगारों को सजा नहीं दिलवा पाई, मैं सरकार बनाने के बाद जीरम के गुनहगारों को सजा दिलाऊंगा। और मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? हर कदम पर जीरम की जांच को बाधित करने का काम कर रही है। मोदी जी की एनआईए हर बार कोर्ट में आवेदन लगाती है कि जांच को रोका जाए। क्यों जांच को रोकना चाहते हैं? ये सवाल है, क्यों रोका जाए? और बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जीरम की यात्रा चालू हुई, मैं पटेल जी के, दिनेश के सतत संपर्क में था। हर 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पे सड़क के दोनों ओर जवान, एक आदमी सड़क की ओर मुंह करके और एक आदमी सड़क की विपरीत दिशा में मुंह करके सशस्त्र जवान खड़ा था। बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा, हर जगह जवान थे। जिस जगह पर जीरम में माओवादी हमला हुआ, वहीं पर पुलिस की सुरक्षा क्यों मौजूद नहीं थी? राज्य सरकार ने, रमन सिंह सरकार ने ठीक उसी जगह से सुरक्षा क्यों हटाई? और क्या किया? सुकमा जिले में उसी दिन एक ट्रेनिंग कैंप लगाया, यात्रा के ठीक विपरीत दिशा में, और जिस जगह माओवादी हमला हुआ ठीक उसी जगह पर सुरक्षा हटाकर रमन सिंह सरकार की सहभागिता पर हमने लगातार सवाल उठाए हैं, लेकिन जांच को बाधित करने का काम रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया और मोदी सरकार अभी भी कर रही है। ऐसा क्या है जीरम कांड में, ऐसी कौन सी साजिश है जिसको ये लोग छुपाए रखना चाहते हैं, जिसको उजागर होने से रोकना चाहते हैं? क्यों ये लोग जीरम के कांड की साजिश पर समय की धूल पड़ जाने और उन निशानों के मिट जाने की साजिशों में लगे? मंतूराम में क्या हुआ? आपको क्या हासिल हुआ? मेरा तो ये मानना है कि मंतूराम कांड प्रदेश की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पैसों से खरीद फरोख्त हुई, उसे प्रदेश की जनता ने नापसंद किया और रमन सिंह सरकार को उखाड़ फेंका। बात और आगे आ जाती है, जिस पुलिस अधिकारी ने जेल ईओडब्ल्यू के अंदर, यानी उनको पूरे परिवार को तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ले गए, उसके खिलाफ भी तो जांच बैठी है, उस पर आपको क्या हासिल होगा? देखिए, आईपीएस की बात करें, मैं जांच, हम लोग एक संवैधानिक मापदंड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सारे नियमों के अनुरूप करते हैं। इन नियमों में जो आरोपी होता है, जो अभियुक्त होता है, उसे न्यायालय जाने की छूट रहती है। न्यायालयीन प्रक्रिया का सहारा लेकर जो आरोपी हैं इन सारे मामलों के, वे लोग अपने बचाव की कोशिशों में लगे हैं और ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंततः सत्य की जीत है। एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, नंद कुमार पटेल अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते थे, या जोगी थे, या वर्तमान भूपेश बघेल है? इन तीनों में अगर तुलनात्मक करेंगे तो कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा? बहुत कठिन प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन तीनों के पास बहुत करीबी रहे। हर नेता की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भूपेश बघेल जी ने आज किसानों के लिए जो किया है, भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की पहचान, अस्मिता और स्वाभिमान के लिए काम किया है, जिस तरीके से देश की 73% वनोपज की खरीद छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का किसान आज समृद्ध हो रहा है, जिस तरीके से धान की खरीद 92 लाख टन हो रही है, जिस तरीके से किसानों का कर्ज माफ़ किया है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उद्योगों को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री चालू की गई है, गुमाश्ता कानून के हर साल रिन्यूअल से छूट दी गई है। मेरा यह मानना है कि भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां कोई मिसाल नहीं है।
आप तो छत्तीसगढ़ की सरकारों की बात करते हैं, मैं कहूँगा कि पूरे देश में भूपेश बघेल की सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, प्रदेश के विकास के इसके लिए। विपरीत डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भूपेश बघेल पत्र लेखन का ही काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को पत्र लिखना, जनता को मूर्ख बनाना, किसानों को नाम पर बोनस के नाम पर मूर्ख बनाना, ऐसा उन लोगों का कहना है, आरोप है भाजपा की तरफ से। आपका क्या कहना है? क्या किसानों को जो दाम मिल रहा है, जो किसानों की कर्ज माफी हो रही है, जो तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है, जो वनोपज की खरीद हो रही है, जो डीएमएफ की नीति में बदलाव लाया गया है, जो व्यापारियों और उद्योगों के समर्थक नीतियां बन रही हैं, जिस तरीके से 6.5 लाख मजदूरों का व्यवस्थापन बाहर के प्रदेशों से कोरोना काल में लौटने के बाद किया गया, ये सब चिट्ठियां लिखना है क्या? गरीबों के लिए किए गए काम को रमन सिंह जी और धर्मलाल कौशिक क्या चिट्ठियां लिखना मानते हैं? दरअसल निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी लिख रहे हैं, विकास की इबारत लिख रहे हैं प्रदेश में। भूपेश बघेल जी मजदूरों, किसानों, गरीबों के दिलों में अपना स्थान लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, कांग्रेस का नाम लिख रहे हैं। लेकिन जितनी शक्ति उतनी भक्ति तो होनी चाहिए। कोष खाली हो रहा है, आप लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, ये भी उनका एक आरोप है कि हम 15 साल में ये इतना कर्ज लिए थे और मात्र 2 साल में हमसे 2 गुना कर्ज ले लिया। 10,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के हक का भाजपा की केंद्र सरकार दबा के बैठी है, ये इनको नहीं दिखाई देता। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर खरीद करने और राजीव गांधी न्याय योजना का काम किया है, गोधन न्याय योजना के द्वारा गांव की गोबर सैंतने वाली महिलाओं को 2 रुपए किलो गोबर का दाम दिया जा रहा है, ये इन भाजपा नेताओं को नहीं दिखाई देता। तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें अपने दृष्टि को बदलने की ज़रूरत है। भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। आपके राम में और भारतीय जनता पार्टी के राम में कुछ अंतर है क्या? भगवान राम तो एक हैं, सबके पूज्य हैं, सबके आराध्य हैं, लेकिन हमारे राम शबरी के राम हैं, हमारे राम कौशल्या के राम कौन है? हमारे राम महात्मा गांधी के राम हैं, जिन्हें गोड़ से गोली मारता है और उनके मुंह से निकलता है हे राम। राम तो खुद कहते हैं, अगर आप मानस पढ़ें, जब शबरी के बेर खाते हैं तो शबरी ने कहा भगवान राम से, अधम ते अधम अधम अति नारी, तापर मैं मति मंद अघारी। भगवान राम ने कहा, कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता। उन्होंने शबरी को श्रेष्ठ स्त्री कहा, भामिनी कहा। कह रघुवीर सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। इसके आगे भगवान राम कहते हैं कि मैं कुल का नाता नहीं मानता, मैं धर्म का नाता नहीं मानता, मैं जाति का नाता नहीं मानता, मैं बड़ाई का नाता नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम नाम का उपयोग धर्म को धर्म से लड़ाने में होता है। यही तो अंतर है। देखिए, वो गोड़ से मैं नहीं, अगर आप रामचरितमानस ध्यान से पढ़ें, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी क्या कह रहे थे? श्री राम, हे राम। और रास्ते में बैठा हुआ था कालनेमी, कुटिया बना के, कुटिया के आंगन में माया से तुलसी का पौधा लगा के, कुटिया की भितिया में हे राम लिख के, कालनेमी भी तो राम का नाम ले रहा था। बीच में कालनेमी आ रहा, क्यों ले रहा था कालनेमी? कालनेमी भगवान राम का नाम ले रहा था हनुमान को मारने के लिए, संजीवनी जाने से रोककर लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए, और हनुमान जी राम का नाम ले रहे थे लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए। यही अंतर है, भावना में अंतर है। राम नाम तो एक थोड़ा किसानों पर भी आ जाते हैं। आपके किसान का दृष्टिकोण अलग है और केंद्र सरकार के किसान का दृष्टिकोण अलग है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दृष्टिकोण केंद्र सरकार के अनुकूल है। क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं आप 3 कानून का समर्थन कर देते हैं? तीनों कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। पहला कानून कहता है कि हम लोग एक पैरेलल व्यवस्था मंडी के बनाएंगे। उनका कहना है कि हम मंडी की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एमएसपी की नीति जारी रहेगी, लेकिन अलग मंडियां खुलेंगी।
किसानों का कहना है कि उन मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आप बताएं। इनका कहना है कि नहीं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। बीएसएनएल चल रहा है, लेकिन इन्होंने जियो खोल दिया, जियो के टावर लगा दिए, बीएसएनएल फेल हो गया। इसी तरीके से मोदी सरकार का षड्यंत्र है आगे चलकर इस एमएसपी के सिस्टम को, इस मंडी की, इस एफसीआई की व्यवस्था को ये फेल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बीएसएनएल को फेल किया और जियो को बढ़ावा दिया, उसी तरह ये मंडी की व्यवस्था को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट आप ही का था? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जल्द नज़दीक मंडियां बनाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम निजी मंडियां बनाएंगे। नज़दीक मंडियां बनाने और निजी मंडियां बनाने में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है कि ये कांग्रेस की नीति थी, ऐसी कोई नीति कांग्रेस की नहीं थी। दूसरे कानून में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जिस तरीके से नीलहा किसानों की दुर्दशा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हुई थी, उससे ज़्यादा बड़ी दुर्दशा मोदी की चहेती कंपनियों के आगे किसानों की होने जा रही है। इसलिए हम उस कानून का विरोध करते हैं। और तीसरा कानून जमाखोरी की असीमित छूट प्रदान करता है। जब देश में ये नियम है कि कोई जमाखोरी करके मुनाफाखोरी न कर सके, तो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने की छूट देने वाला ये कृषि कानून मोदी जी क्यों लाना चाहते हैं? बावजूद इसके गुजरात में क्यों जीत हो जाती है जब इतना विरोध में है किसान? तो गुजरात ही नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है, सारे राजनीतिक दल देश के मांग कर रहे हैं कि ईवीएम का उपयोग रोका जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि इस बारे में कोई फैसला हो जाना चाहिए। यदि ये 3 कानून गलत है तो ये माना जाए आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिमी बंगाल में ये लिटमस टेस्ट है उनका। हरियाणा में, पंजाब में स्थानीय निकायों के परिणाम आपने देखे हैं। आज हरियाणा के एक भाजपा विधायक का या जेजेपी विधायक का वीडियो मैं देख रहा था। उसने कहा कि हम लोग आज गांव जाने की स्थिति में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी इन किसान कानूनों के कारण अपनी प्रासंगिकता खो बैठी है। अब इन प्रदेशों के चुनाव में ये किसान कानून कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे और जो उम्मीदवार होंगे, जो राजनीतिक दल हैं, वो उनका उपयोग कैसे करेंगे, इस पे परिणाम निर्भर करेंगे। अब थोड़ा हम अपने प्रदेश में लौट आते हैं त्रिवेदी जी, और वाइंड अप करेंगे कि ऐसे 2 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल का कोई मुद्दा था क्या? यह मेरी जानकारी में विषय नहीं। मैं 2.5 साल क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं। तो 2.5 साल के बाद एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई? हम लोग सदैव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आज अगर हम आकर यहाँ पुस्तकों की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, संवाददाताओं से चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो ये पूरी राजनीतिक प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विगत चुनाव में भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और वे मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि यानी चेहरा नहीं बदला जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में रहेगा। मैं न इसके लिए अधिकारी व्यक्ति हूँ, न मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। ये विषय मेरी जानकारी में नहीं। दोस्तों, आप अभी बिल्कुल साफ सुथरी बातें, प्रश्न किए गए थे और साफ सुथरे उत्तर मिला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, किस सवाल को जवाब देना है और किससे स्किप करना है बेहतर जानते हैं, क्योंकि राजनीति के बड़े अच्छे जानकार होने के साथ साथ ये बड़े बड़े चेहरों के करीबी भी रहना इनके सौभाग्य में रहा हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होगा या होने वाला है, फिर से एक बार और मुलाकात करेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी से। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।